बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है घर गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इसमें हमारा मुस्तकिल साथ देते हैं गाफिर शहजाद साहब। आप शायर हैं, माहिर फ़न तामीर हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत शुक्रिया शाह। और नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा है कि अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं पाकिस्तान में टूरिज़म की डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिशें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो खित्ता है, हम हज़ारों साल की जो विरासत है, हज़ारों साल की जो तारीख़ है, हज़ारों साल की जो तहज़ीब है, उसके अमीन है। पाकिस्तान के पूरे चप्पे चप्पे में हज़ारों साल की जो तहज़ीब है उसके असरात नज़र आते हैं। आज जो इमारत हम डिस्कस करेंगे और जो अहद डिस्कस करेंगे हम, वो तकरीबन 450 बरस पुराना अहद है। और जो इमारत डिस्कस करेंगे वो भी तकरीबन 375 साल पुरानी इमारत है। ये एक मस्जिद है जो कि ठट्ठा सिंध में वाक़या है। 20,000 नमाजियों के बैक वक्त नमाज पढ़ने की गुंजाइश है इस मस्जिद में। आज का प्रोग्राम शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा के नाम। जी नाज़रीन ग्रामी, शाहजहानी मस्जिद जो कि पाकिस्तान के कदीम शहर ठट्ठा में वाक़या है। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में ठट्ठा सिंध का दारुल खिलाफा भी हुआ करता था। शहर कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या ये शहर मकली कब्रिस्तान के करीब है। और शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा का जो तर्ज तामीर है वो मशरक़ वस्ता में अमीर तैमूर के अहद की इमारतों की याद दिलाता है। शाह जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा बेशक एक अजीमुशान इमारत है, मगर आम तौर पर इस मस्जिद का जिक्र नहीं होता। अगरचे इसका ताल्लुक भी मशरक़ वस्ता से है जैसे आप जिक्र कर रहे थे, और इस पे जो तज़ीन व आराइश की गई है वो भी बहुत शानदार है, मगर उस तरह से तारीख की किताबों में भी उसको नुमाया तौर पर बयान नहीं किया। क्या वजह है गाफिर भाई? मैं तो हैरान रह गया जब आपसे, चूंकि लाज़िम बात है आप ही ने सिलेक्ट किया कि हम ये इमारत डिस्कस करेंगे इस हफ्ते। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने इससे जुड़े वाक़यात पर हमने रिसर्च की और फिर जो उसका तर्ज तामीर भी है। क्या वजह है? इतनी अजीम शान और वसी तर्ज तामीर है, क्यों इग्नोर हुआ ये? बुनियादी तौर पर किसी भी शहर में जो एक्सेस होती है टूरिस्ट की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाहौर चूँकि मरकज़ है, दिल्ली चूँकि मरकज़ है, तो वहाँ की छोटी छोटी मसाजिद, छोटी छोटी इमारत भी आम तौर पर ज़ेर बहस आ जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। आप ठट्ठा में जाने के लिए आप पहले कराची जाएंगे, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर बाई रोड तय करके आप ठट्ठा आते हैं और फिर वहाँ से आपको ये मस्जिद दिखाई देती है। हाँ जी, कराची तो ठट्ठा जाते हैं 3 बारी तो बंदे की जेब कट्टी जाती है। जी जनाब, सफर ही इन्ना है कि कराची बंदा शेव करा के बवे, ठट्ठे तक जाते शेव हुई होंगी। चौबदार, क्या ठट्ठा में नाई दस्तयाब नहीं होते? मलका साहिब जमाल। फरमाइए शहनशाह जहांगीर। ये हमारा राजस्थानी चौबदार 2 मरतबा नाई के पास गया है। अच्छा। और उसने जाके कहा कि मेरी शेप बना दो। नाई ने मुंह वेख के क्या पाई, एक कम उस तरह का नहीं रंबे दा क्योंकि मैनू घा वढ़ना पैना है। इसके वक्त ने नाई पर रौब जमाया कि हम बादशाह के कारे खास हैं। ओ, ये नखरे तुम्हारे चौबदार कि हम बादशाह के कारे खास हैं। एडा तू जहांगीर तरीन काले मुंह वालिया, इधर मरे ना जरा। तेरे कोल जहाज हैगा जेड़ा तू जहांगीर तरीन बनन दे? मलका नूर जहां ओदा अपना एयरपोर्ट है। हाय की कह रहे हो तुसी शहनशाह जहांगीर? ओदा पूरा खानदान ते पाउडर पींदा है। मैनू लगदा हल्का जिहा तू भी पीता है। शहनशाह जहांगीर जी जान, ओ तेरे प्यो दी खैर होवे ओ जिन्ने दी तगड़ी बच्ची पैदा की। जो कुर्ब आपने इस मोटी मलिका नूर जहां को अता किया, अगर बाकी बेगमात और हमें भी अता किया होता तो आप इस तरह की गैर मुतवक्के आफात से बच सकते थे। लो बीमारी फैल गई जे बादशाह सलामत। बादशाह कोल बैठ दा मैं तेनू कदी मौका नहीं दियांगी। दुमुई सपनीए, जदों तू सोएंगी मैं तख्ते आके बह जाऊंगी। तो मलका नूर जहां सौंदी तख्त ते आ ते ओदा वजूद वेख, जगह बचेगी तो तुसी आके बैठोगे। इंजी करदी रहंदी सुती दी। चौबदार जी अली जा।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਮਲ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਲੀ ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸਫ ਜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ हद अदब। चौबदार तुम्हें हमारी नूर जहां संडा लगती है जी हाँ ओए संडा है हाँ जी ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸੰਡਾ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਰਨੀ 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 2.5 ਮਨ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जिल्ले इलाही आलम पना आली मर्तबत महाबली जहां पना फिरदौस मकी फखरे हिंदुस्तान खानदान मुगलिया की शान शहनशाह जहांगीर आपके बागी फर्जंद शाहजहां दरबार में इज़्ने रसाई चाहते हैं। ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੂਸ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਅਰ ਤੇ ਤਖਤੇ ਬਵੀ ਨਾ ओए अंदर आ पुत्र तेरा आपा बुला रहे आई। आजा पुत्र तेरा चाचा कहन दे अद्यतम भागी सही मगर वो शहजादा है ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਅਰ ਤਖਤੇ ਬਵੇ ਆਸ਼ਤਾ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਂਗਾ नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और ये बड़ी अहम बात है कि शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा, शाहजहानी मस्जिद जो ठट्ठा सिंध में बनाई गई, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं शाहजहां और उसके बाप शहनशाह जहांगीर के दरमियान होने वाली चपकलिश से है। शाहजहां की बगावत का एक नतीजा आगे चलकर शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा की सूरत में भी सामने आता है। कैसे, छोटे से वक्त के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। गाफिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। टोटे टोटे कर देंगे मैं टोटे टोटे कर देंगे मैं टोटे टोटे कर देंगे तेरे टोटे टोटे कर देंगे ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ खामोश परे पड़ोले जे मैं तेरी गर्दन हाथ लेकर जे मैं तेरी गर्दन च तलवार चोप के तेरी फूक कट दिया इस तखत ते शहरियार दी जगह ते मैं बह जावां ते मन्ने जोगिया तेरे ही कमाल वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा था घर, गलियां और दरवाजे, और आज जो अजीमुश्शान इमारत हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़या शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा। तकरीबन 375 बरस पहले, पौने 400 बरस पहले इस इमारत की तामीर का आगाज किया गया था। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शाहजहां और उसके बादशाह शहनशाह जहांगीर के दरमियान जो चपकलिश थी, शाहजहां ने जब बगावत कर दी थी शहनशाह जहांगीर से, वो बगावत भी एक सबब बनती है आगे चलकर शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा की बुनियाद रखने की। कैसे, ये अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। शाह जी तुसी गल लम्मी करी जांदे हो, उधर शाहजहां ने मलका नूर जहां दी धौन ते तलवार रखी जे। होंटां उत्ते जंदरे लाले मुंह कुछ ना कहो मिलेगा जुल्म दा बदला मिलेगा जुल्म दा बदला। मैं आपको बता रहा था कि शाहजहां ने जो बगावत की थी जहांगीर से, उसका क्या ताल्लुक है सिंध में, यानी कि बगावत कहीं होती है और फिर सिंध में कैसे शाहजहानी मस्जिद जो है वो कायम की जाती है, वो कैसे तामीर की जाती है। तो ये मामला कुछ यूं है। बातें तो होती ही रहेंगी है शायर बुलबुलो बोस्तान। अच्छा, ए तारीखदान, आप हमें ये बताइए कि आपको नहीं लगता आपने गैर जरूरी तौर पर छोटी टाई लगा ली? हाँ बर्फानी खरगोश, ये वाहिद बर्फानी खरगोश है जो बर्फ में रहकर भी रंग नहीं निकाल सका क्या हुआ दिल पे सितम? तुम ना समझोगे सनम। लस्टर काली टाई पाएगी जितनी इस नक्शा नवीस की उम्र हो चुकी है अब्बा हुजूर, एदा नाल एक दंद भी डिगेगा। दांत गिर गया तो क्या, नक्शा नवीस नया दांत लगवा लेंगे जिस पे पेट्रा डोरा का काम हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था
کہ ہوا یوں کہ جب شاہ جہان نے بغاوت کر دی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے بہرحال کہیں نہ کہیں نور جہاں کا ہی ہاتھ تھا، چونکہ نور جہاں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی شیئر کر دوں کہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو تخت پر دیکھنا چاہتی تھی کہ جہانگیر کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ بڑے نے پاپڑ ویلے نے اس موٹو نے، لیکن یہ میں چلن نہیں دیتی، اور شاہ جہان یقیناً اپنے بھائی کی جگہ بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ حق بھی میرا ہی سی۔ تو جب بغاوت عروج پر پہنچی اور جہانگیر نے طے کر لیا کہ آر یا پار اب وہ ختم ہی کر دے گا شاہ جہان کو، تو اس دوران شاہ جہاں دکن سے فرار ہو کر سندھ چلا گیا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ سندھ کا دارالخلافہ جو تھا وہ ٹھٹھا شہر تھا، یہی ٹھٹھا شہر جو آج کراچی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اس زمانے میں کراچی کا اس طریقے سے، یعنی کہ سندھ کے ساحلی شہر کے طور پر نام و نشان بھی نہیں تھا، ساحلی شہر تو تھا مگر اتنا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا۔ اصل ترقی یافتہ شہر تھا 16ویں اور 17ویں صدی میں ٹھٹھا۔ سو ٹھٹھا میں آ کر شاہ جہان نے پناہ حاصل کی، اور یہاں کے جو باسی تھے، یہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے شاہ جہان کی بڑی خدمت کی۔ مفروری کے دور میں، جلا وطنی کہہ لیجئے، اس دور میں شاہ جہان کا بہت خیال رکھا۔ ہائے 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 کی ٹھٹھا یاد کراتا ہے تسی مینوں شاہ جی۔ امی ذرا تلوار پھڑی، میں تیری بات چتاؤن لانا۔ شاہ جی ٹھٹھے دے لوگاں نے او میری خدمت کیتی اس دور دے وچ، ایسا شکار پوری اچار مینوں لیا کے کھوایا ہونا، انج دی امب دی پھاڑی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ شاہ جی ادو تو تمہیں پتا کہ امب بھی ایڈا ایڈا ہوندا سی، ایڈا ایڈا۔ ہاں جی شاہ جی، قائم علی شاہ دے باغاں دا امب بڑا مشہور ہوندا سی۔ میں کہنا باں جڈا امب۔ شاہ جہان بیٹے، جی ڈیڈی۔ وہ کھوتے دیا پترا، جی ڈیڈی۔ اوے میں کو آغا تالش ڈیڈی ڈیڈی کہی جا رہے، حد ادب۔ تاریخ دانوں، ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جو تاریخ کے کسی پنوں پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا جی۔ یہ جدو بغاوت دے دن کٹ رہے سے نا ٹھٹھے چ، یہ شکارپور دے چار دا بڑا دیوانہ ہو گیا۔ شاہ جہان ہاں، یہ تے شکارپوری چار دے چکر وچ خود اتنے شکار ہو چلا سی۔ واقعی میرے بندے نے مجھے دسیا، کہندے جدوں اسی انہوں پھڑن لگنے ہیں وہ شکارپوری چار کھا کے تے نکل جاندہ ہے۔ میں کہا تسی اوتھے امب لین گئے ہو، اوے انہوں پھڑ کے میرے دربار تے لے آؤ۔ بندے بھی تو تساں اپنے ورگے بھیجے سن نا، ٹھیلے ٹھیلے۔ تصدیق بھی ہوگی ویلو۔ وہ ٹھٹھے تو شاہ جہان نے سی پھڑ کے لے آندے، شکارپوری اچار لے کے آ جاندے سی۔ چوبدار وہ ہمارے لیے لے کے آتے تھے، کیونکہ اسی ٹنٹناری والی پارٹی ہے بھائی، جب تک سنو اچار کھواندے نہیں سنو ہی نہیں آندے۔ بہرحال جب شاہ جہان نے ٹھٹھا میں پناہ لی تو تاریخ لکھتی ہے کہ ٹھٹھا والوں نے شاہ جہان کی خوب مہمان نوازی کی۔ جی شاہ جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس مہمان نوازی کا صلہ شاہ جہان نے اس خوبصورت مسجد کی شکل میں وہاں پہ دیا۔ ہوا یوں کہ 1637 میں سیلاب آ گیا اور قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جی ہاں، آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں وہ شہر جو سندھ کا دارالخلافہ تھا، اس کی اکانومی تقریباً برباد ہو گئی۔ جی، اور اس وقت شاہ جہاں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جائے، اور اس مسجد کی تعمیر میں 9 لاکھ شاہ جہانی روپے خرچ ہوئے، اور شاہ جہاں نے وہ روپے شاہی خزانے سے ادا کیے۔ ہاں، میری نوی کمیٹی نکلی سی۔ اچھا، اس زمانے میں یہ کثیر رقم تھی جو غافر بھائی بتا رہے ہیں، 9 لاکھ، اور اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ شاہ جہان نے کہا کہ ڈائریکٹ ان کو، جسے کہیے نا کہ امداد دینے کے بجائے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی۔ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تو خود بخود لوگوں کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ مغلوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح عمارت تعمیر کرتے تو اس علاقے میں جو فصلوں کا یا اناج کا جو خراج ہوتا تھا وہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیتے تھے، مگر شاہ جہاں نے یہاں ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ لوکاں دے پلے کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، اسی وجہ سے شاہ جہاں نے شاہی خزانے سے 9 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر میں صرف کیے۔ اچھا، ماضی کی جتنی اس طرح کی بڑی عمارتیں ہیں، قدیم عمارتیں ہیں، ان سے جڑے ہوئے بے شمار واقعات ملتے ہیں، مگر جو شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا سے جڑے ہوئے واقعات ہیں وہ بے پناہ منفرد ہیں، بہت ہی منفرد، بہت ہی اسرار میں بلکہ انوار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سندھ کو صوفیاء کی بھی سرزمین کہا جاتا ہے، اس پورے خطے کو۔ سو ایسے ہی دلچسپ واقعات جو ہیں، حیران کن بھی ہیں، اور جسے کہیے کہ روح پرور واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا کے حوالے سے، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے، اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں وہ واقعات جو اگلے مرحلے پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر یہاں یہ بتاتے چلیں کہ شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا کا جو آرکیٹیکٹ تھا اس کا نام تھا میر عبداللہ۔ بہت ہی قابل آدمی تھا۔
ਪਹਿਲਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ किथे मस्जिद में। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। इंतहाई दिलचस्प वाक़यात और इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा के हवाले से। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। आर्किटेक्ट शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा मीर अब्दुल्ला दरबार आलिया में इज़्ने रसाई चाहते हैं। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। अदा बादशाह सलामत जिए भुट्टो कहो, गर्दन तरवानी है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा था घर, गलियां और दरवाजे, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सूबे सिंध में वाक़या तकरीबन 375 यानी पौने 400 साल पुरानी शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा, जो हमने यानी शाहजहान ने बनवाई थी। और अभी अभी दरबार में ज्वाइन किया था इस मस्जिद के आर्किटेक्ट मीर अब्दुल्ला ने। अपनी शायरी के जरिए नौजवान नस्ल को बागी करने वाले मुर्शद, ये निहाल हाशमी के बालों वाले नक्शा नवीस को यहाँ से निकालो। क्यों भाई? मेरी किताबों से डिजाइन चोरी करके शायरों के घर बनवाता है। आपको पता है अमजद साहब का घर भी इन्होंने डिजाइन किया था। मेरी रूह तुमको छोड़ेगी नहीं। मीर अब्दुल्ला, हुक्म कब्रों के फूल बेचने वाले। क्या बदतमीजी। मैं तो ये बताने इतने जा रहा काबिल था। आदमी है वो। हम नहीं मानते सही। क्यों? 2 दरबारों के डिजाइन बना के सदारती अवार्ड लेना चाहता है। यार दरबार भी तो देखे ना, बाबा बुल्ले शाह का दरबार और शाह हुसैन का दरबार, इनमें से कोई एक दरबार भी अगर किसी ने डिजाइन किया हो तो सारी जिंदगी फख्र करने के लिए वही काफी है। बड़े औलिया का नाम ले लिया, अब तो हम इसके नक्शा नवीसी को बात नहीं कर सकते। इसको तो 3-4 जुगते लगा सकते हैं। ऐसे बंदे ठट्ठा के रेगिस्तानों में से लुंडे सांप पकड़ते हैं। क्या हुआ? जिनकी पूंछ कटी होती है। मीर अब्दुल्ला, आप मेरी कदर करें ना करें, मैं तो आपका बहुत मोतरफ हूँ, क्योंकि आपने शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा का डिज़ाइन ही नहीं बनाया बल्कि सिंध में और भी बहुत अहम इमारतें उस अहद में बनाई। जी मेरा बस चलता तो मैं तेरा मकबरे का डिजाइन भी बना देता। आप इनसे इतना चिड़े हुए क्यों हैं? यह मुझको कॉपी करता है मुर्शिद। जी मीर अब्दुल्ला, मैं आपको कॉपी नहीं करता, लेकिन खैर अगर कोई अलग से आपके डिज़ाइन से बेसिक इंस्पिरेशन लेना चाहे और उसके तसलसल में कोई एक नया डिज़ाइन 375 साल के बाद बनाना चाहता है, तो यूँ समझ लीजिए कि 375 साल के बाद वो आपको दोबारा जिंदा कर रहा है, और ये एक तरह का खराज तहसीन है आपके लिए। अगर तुम मेरे दौर में मेरे शागिर्द होते, मैं तुम्हें झूमर डालना सिखाता। मुझे चरिया समझा हुआ है। खराज तहसीन से पेट नहीं भरता, कुछ नकद लगाओ। जी मीर अब्दुल्ला, जैसे अभी आपने जिए भुट्टो का नारा लगाया। जिया भुट्टो का नाम लिया, ए बादशाह दा जंगीर। जी जी। ए जिया भुट्टो का नारा लगा, ए नारा ए भुट्टो जिए भुट्टो। आ मुर्शद वसी शाह साईं, ये जंगीर बादशाह तो कुछ भी नहीं। अच्छा। हम तो जब सिंध में नारा लगाते हैं ना, नारा ए भुट्टो, तो मरीख से आवाज आती है, जी भुट्टो। जी मैं ये कह रहा था कि भुट्टो का जो मकबरा है वो बुनियादी तौर पर शाहजहां का तामीर करदा ताज महल, उससे बेसिक इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। अच्छा जी, अगर आप इन दोनों इमारतों को जहन में लाइए तो इनकी जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें काफ़ी हद तक मुशाबिहत पाई जाती है। अच्छा, दोनों में ही संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही बड़े ह्यूज और मैसिव किस्म के मकबरे हैं, और बिल्कुल जब आप खड़े होकर सामने देखते हैं तो जो कैफियत ताजमहल को देखकर लोगों के दिलों में पैदा होती है, तो जिन लोगों की उनसियत भुट्टो के साथ है वो जब भुट्टो के मकबरे को देखते हैं तो उनके दिल की भी कैफियत वैसी ही दिखाई देती है। आधा बड़ा आपका सिंधी मुर्गे जैसा मुंह है। सिंधी मुर्गा
चौबदार, जी मेरी जान। फौरन हमारे लिए ज़ियाफत का इंतजाम किया जाए और हमें शाही दस्तरखान पर यही सिंधी मुर्गा चाहिए। अदा बादशाह, अदा जहांगीर, जी अब्दुल्ला मीर। इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसके सामने मुर्गी बन के दौड़ो, ये पीछे पीछे आ जाएगा। अगर इसी बागा दौड़ी में इसने मुझे दबोच लिया तो फिर? अदा अंडा दे के दौड़ जाना। हाँ, हमें याद आया, हम तो बादशाह हैं, हमें अंडा देने की क्या जरूरत है? अंडा हम किसी से दिलवा देंगे और भाग हम खुद जाएंगे। तो शाह जी, जिस तरह शाहजहानी मस्जिद ठट्टा के मामार मीर अब्दुल्ला सिंधी सकाफत में सजे हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का ज्योमेट्रिकल पैटर्न इनके यहाँ हमें इनके लिबास में दिखाई दे रहा है। अदा बड़ा ऊंट की बाची जैसा मुंह है आपका। ये जो हमने अजरक और टोपी लिया हुआ है, इससे हमारी रूहानियत वाबस्ता है। अदा क्या कहना? ये हमने खलूस से पहना है, ये आजकल के लीडरों की तरह नहीं। जब सिंध कार्ड खेलना होता है, ये लिबास जेब तन करके स्टेज पे आ जाते हैं। तो जैसा इनका लिबास है वैसी ही तज़ीन आराइश हमें शाहजहानी मस्जिद ठट्टा में नजर आती है। वैसे ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन, और होने भी चाहिए, मतलब सिंध के कल्चर में डूबी हुई है ये मस्जिद। जी वाह। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मस्जिद की तामीर का जो सिलसिला देबल से होता हुआ सिंध के इन इलाकों में आया था, वो उस मस्जिद से मुख्तलिफ था जो सेंट्रल एशिया से लाहौर और दिल्ली में मस्जिद आई थी। ठीक है। आप अगर शाहजहानी मस्जिद को देखें तो उसमें काशी टाइल्स के खूबसूरत नमूने मिलते हैं, मगर ये वाहिद ऐसी मस्जिद है मुगल पीरियड की जिसमें किसी किस्म का फ्रेस्को वर्क नहीं किया गया। अच्छा। लेकिन हाला टाइल्स जो है वो हमें यहाँ पे नजर आती हैं और उसकी वजह ये थी कि जो सेंट्रल एशिया से तरखान फैमिली यहाँ पर आकर मुंतकिल हुई तो उनके हाथ में ये आर्ट था जिसके नमूने हमें इस मस्जिद में दिखाई देते हैं, मगर उसकी बुनियादी कंपोजिशन और ज्योमेट्री सिंध की सकाफत से हासिल की गई, वही पंजखानी डिज़ाइन, वही शीशे का काम, वैसे ही पैटर्न जो अजरक में ज्योमेट्री इस्तेमाल हुई है वो हमें शाहजहानी मस्जिद ठट्टा में नज़र आती है। और देखिए कि दिल्ली और लाहौर की मस्जिदों में आम तौर पर 3 या 5 गुंबद नजर आते हैं, मगर शाहजहानी मस्जिद ठट्टा में कमो बेश 93 के करीब गुंबद हमें वहां पे दिखाई देते हैं। करप्शन जो नहीं की थी उस जमाने में, दिल से बनाई थी 375 साल पहले। अगर मेरी जगह आज के लीडरों ने बनवाई होती, मस्जिद बनने से पहले उसकी टूटियां बिक जाती। जी नाज़रीन गिरामी, मजीद बात करेंगे शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा की तर्ज तामीर पर और जो दो बहुत ही दिलचस्प वाक़यात इससे जुड़े हैं जो तारीख़ की किताबों में मिलते हैं। एक तो ये है कि कैसे इब्तिदा में इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं था, फिर वहाँ जो एक बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग थे मखदूम हज़रत नूह साहब, उन्होंने क्या इसमें किरदार अदा किया। और दूसरा ये कि इतनी अहम मस्जिद की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो उस वक्त जो सिंध का गवर्नर था उसने इसकी बुनियाद रखने के मामले में क्या शर्त आयद की थी और फिर ऐसा क्या हुआ कि 450 लोगों ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। इंतहाई अहम, इंतहाई दिलचस्प वाक़यात जो जुड़े हुए हैं तारीख़ की किताबों में मिलते हैं शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा के हवाले से वापस आकर शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट चल रहा था घर, गलियां और दरवाजे, और आज हम जो अहद डिस्कस कर रहे थे वो है शाहजहान का अहद, और आज हम जो इमारत डिस्कस कर रहे थे वो है सूबे सिंध के शहर ठट्ठा की शान 375 बरस कदीम शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा जो हमने बनवाई थी, यानी शाहजहान ने। अदा शाहजहां, बड़ा आपका खट्टे चूरन जैसा मुंह है। अच्छा, मैं वो दिलचस्प वाक़यात जो मस्जिद की तामीर के हवाले से तारीख़ की किताबों में मिलते हैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मगर पहले गाफिर भाई जो तर्ज तामीर है, कितना सरमाया उस वक्त लगा, कितने मजदूरों ने इसकी तामीर में शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा की तामीर में हिस्सा लिया और कितना अरसा लगा इस अजीमुशान मस्जिद की तामीर में? शाह जी, ये मस्जिद बुनियादी तौर पर एक मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है। जो तकरीबन जो तामीराती रकबा है उसका अगर कवर्ड एरिया निकालें तो वो तकरीबन 10 कनाल के करीब बनता है, और इसका जो मरकज़ी सहन है
وہ تقریباً 3 کنال کے قریب بنتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور اس کے شروع میں جو مشرقی سائیڈ ہے وہاں پر ایک چہار باغ ہے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس چہار باغ سے گزر کے جاتے ہیں. سبحان تو اللہ. آپ کی بالکل جو ایمبینس ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور ایک جو روح پرور سچویشن ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو کیا پھولوں پھلوں سے وہ باغ اب بھی آباد ہے یا اب وہ شان نہیں رہی اس کی؟ جی، اس وقت بھی وہ چہار باغ آباد ہے، اور وہاں اسی طرح سے پھول اور پھل اور روشیں بنائی گئی ہیں. اس مسجد کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی 2 ڈیوڑیاں بنائی گئی مشرقی جانب. ایک ڈیوڑی تو وہ ہے جس کے اوپر گنبد تھا اور وہ شاہ جہاں نے بنائی تھی. دوسری ڈیوڑی وہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر نے 1659 میں تعمیر کی بعد میں. اور ایک طرح سے یہ مسجد کی مشرقی جانب توسیع بھی تھی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ مسجد کو 1644 سے 59 تک کی جب کہا جاتا ہے کہ زیر تعمیر رہی تو اتنا طویل دورانیہ لکھا جاتا ہے. جی، عرصہ تعمیر اسی لیے اتنے سالوں پر پھیلا ہوا ہے. جو شاہ جہان کی مسجد تھی وہ تو 3 سالوں میں مکمل ہو گئی. اچھا، تو ابتدائی کام 3 برس میں مکمل ہو گیا تھا، مگر چونکہ اورنگزیب نے اس میں توسیع کی اس لیے اس کو بھی تعمیر کے دورانیہ میں شامل کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مسجد کی 2 باتیں تو بہت ہی اہم ہیں. یہ کھانسا ہے، اس کا سر قلم کر دو. ادا جہانگیر وہ پروگرام میں کھانسا ہے، کون سا آپ کے حرم میں آ کے کھانسا ہے؟ اسی تے اپنے رب کے سر کھنگڑی نہیں سی دئی دا. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ 2 بہت ہی اہم باتیں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. ایک اہم بات تو ہے جو اس میں اینٹیں استعمال کی گئیں اس سے جو جیومیٹریکل پیٹرن بنائے گئے، اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں اتنے بڑے سکیل پر ایسے خوبصورت جیومیٹریکل پیٹرن نہیں بنائے گئے. اور کراس والٹ کے اندر صرف برک کو استعمال کرتے ہوئے یہ جیومیٹری کے نمونے بنانا بہت ہی مشکل کام تھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مسجد ہے اور اس میں جالیاں اس طرح سے استعمال کی گئی ہیں کہ جو نیچرل ایئر وہاں پہ چلتی تھی، ہوا کا جو ایک پورے علاقے میں جو ہوا ایک خاص رخ پہ چلتی تھی، اس رخ پر وہ جالیاں بنائی گئیں. اور آپ جب مسجد میں جس وقت بھی بیٹھے ہوں تو وہ ہوا یوں لگتا ہے جیسے پنکھے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ قدرتی ہوا پوری مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو وہ محسوس ہوتی ہے. اور غافر بھائی تقریباً 20,000 کے قریب نمازی بیک وقت اس کے صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ادا جنت کا ماحول ہے، اور ان کے مقبروں کی طرح تو نہیں ادھر لڑکے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. صرف صحن میں نہیں، مجموعی طور پر 20,000 لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. صحن میں تقریباً 2,000 کے قریب، اور اس کا جو تعمیراتی رقبہ ہے وہاں کوئی 6,800 لوگ. اس کا مطلب ہے کہ کورڈ ایریا زیادہ ہے. جی، اور جو سامنے چہار باغ ہے اور جو شمالی اور جنوبی جانب جگہ ہے، جب وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تعداد 20,000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. بہت یعنی کہ بڑی تعداد ہے. 20,000 لوگ اگر کسی جگہ نماز ادا کر سکتے ہوں تو. اور اس زمانے میں آپ نے پہلے بتایا کہ 9 لاکھ کے قریب رقم جو ہے اس زمانے. یہ تقریباً کتنی بنتی ہے آج کے دور میں اگر تقریباً؟ جی، یہ تقریباً 1 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں اگر اس کا آج کے تناظر میں دیکھا جائے. اور کتنے مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا؟ یہ 3 سالوں میں کوئی تقریباً 2800 لوگ تھے ابتدائی جو 3 سال تھے. جی، جو مسلسل 3 سال تک کام کرتے رہے اور انہوں نے اس کی تعمیر مکمل کی ہے. جس نے بنائی ہے اس سے کچھ پوچھ نہیں رہے، اس نے تو کتابیں پڑھی ہیں. اچھا غافر بھائی، ایک بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی کہ اس زمانے میں اس عہد میں جو مساجد تعمیر ہو رہی تھیں ان میں ہمیں مینار جو ہیں وہ کثرت سے مطلب لازمی نظر آتے ہیں تقریباً ہر مسجد میں. اس میں مینار جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا میں. تو کیا بعد میں وہ شہید ہو گیا یا تھا ہی نہیں؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ یہ عجیب سی بات ہے. جی شاہ جی، اس میں جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے وہ وہاں پہ چلنے والی وہ یہ پھر کھانسا ہے. جب مزہ آنے لگتا ہے یہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے. جی شہنشاہ جہانگیر، جو بنیادی وجہ ہے اس میں مینار کے نہ ہونے کی، وہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مسلسل تیز ہوا چلتی رہتی ہے. اور جب آپ ایک اونچائی پر جاتے ہیں تو اس تیز ہوا کی مزاحمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صرف 15 فٹ نیچے گہرائی میں جو راکس تھیں وہاں پر بنیادیں رکھی جا سکتی تھیں، اور وہ راکس ایسی نہیں تھیں کہ وہ کنسنٹریٹڈ لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اس
मस्जिद के जो ऐवान और बरामदे हैं वो भी कोई ज़्यादा बुलंद नहीं बनाए गए। तो ये ज़मीन की जो बेरिंग कैपेसिटी थी उसकी वजह से वहाँ मीनार गालिबन नहीं बनाए गए। अच्छा, और एक और ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है उसका एक्यूस्टिक्स का सिस्टम जो है। अच्छा, वैसे तो वो साइंटिफिक है, लेकिन आज से 375 साल पहले मतलब ये बरकी आलात का तो कोई तसव्वुर नहीं था। तो आज से 375 साल पहले उन्होंने इन बरकी आलात के बगैर जो आवाज़ है मुअज्जन की और ख़तीब की वो मस्जिद में मौजूद हर शख्स तक पहुँचाने का एहतमाम किया। इसमें जो 93 के करीब गुंबद हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से की गई है कि जो आवाज़ की वेव्स हैं वो चूँकि सरफेस के साथ ट्रैवल करती हैं तो उनकी जो सरफेसेस हैं उसकी कॉन्टीन्यूटी है। तो अगर आप किसी एक तरफ खड़े होके 100 डेसिबल की आवाज़ से ऊंची पिच में बोलें तो वो आवाज़ उन सरफेसेस का ट्रैवल करते हुए मस्जिद के हर कोने तक पहुंच जाती है। और 100 डेसिबल आप कहेंगे वैसे कितनी आवाज़? अदा इनके मरने का ऐलान किया, पूरे हिंदुस्तान ने सुना। जी गाफिर भाई, ये तकरीबन उतनी ही आवाज़ है जितनी आवाज़ में खतीब खुतबा देता है या मुअज्जन आम तौर पर अज़ान सुभान अल्लाह। और मैं अब आपके साथ मस्जिद से जो जुड़े हुए इंतहाई दिलचस्प वाक़यात हैं उनमें से एक शेयर करता हूँ जो मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं, रूह परवर। बहुत सारे लोग उस पर यकीन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर बहरहाल ये तारीख़ की किताबों का हिस्सा है कि जब मस्जिद की तामीर का आगाज़ होने लगा तो जो सिंध के गवर्नर थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की तामीर का जो बुनियादी पत्थर है वो शख्स रखेगा, वो मुत्तकी और परहेजगार शख्स रखेगा जिसने कभी जिंदगी में गुनाह ना किया हो। अदा इनमें से तो एक भी नहीं निकला। और बहरहाल चूंकि ऐसी हस्तियां अपने आप को पेश नहीं करती, अपने आप को जाहिर नहीं करती, सामने नहीं लेके आती, तो गवर्नर ने यह भी कहा कि मस्जिद की इमारत की जो बुनियाद है वो रात के अंधेरे में रखी जाएगी और कोई भी शख्स जो है वो एक ईंट रखकर उस मस्जिद की बुनियाद रख दे। तो तारीख की किताबें लिखती हैं कि 450 ईंटें उस रात ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद की बुनियाद के लिए रखी गई। उससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि उस वक्त भी ठट्ठा में कम से कम 450 ऐसे लोग थे जो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। ये तारीख की किताबों का हिस्सा है। अब्बा जी भी रात दे हनेरे च उत्थे ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ जनाब, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। बादशाह ओ खाजा सरावां दे झूठे जाम पीण वालिया। बादशाह सलामत, ओ आ गई जी।